नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। यूपी में आज बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार का मोर्चा संभाला। बीजेपी नेताओं का अहम पड़ाव है पश्चिमी यूपी और ये माना जाता है कि सत्ता की सीढ़ी 136 सीटों वाले इसी इलाके से होकर जाती है। लिहाजा बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह का कैराना में डोर टू डोर कैंपेन और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बिजनौर और गजरौली में कार्यक्रम है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यानी एक साथ तीन दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने आज सुबह ही 403 सीटों के लिए 403 एलईडी रथों को रवाना किया। सीएम योगी और अन्य दिग्गजों ने लखनऊ में एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई है। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं जो आज के पूरे घटनाक्रम को आपके सामने रख रहे हैं। शाह के कैराना दौरे से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कैराना से हुए पलायन को लेकर सियासी विरोधियों पर निशाना साधा। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। श्रेया हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। श्रेया, देखिए, चुनाव आते आते कई ऐसे मुद्दे हैं जो या तो फिर से याद दिलाए जाने लगते हैं या उन मुद्दों को बड़ा बनाया जाता है, और पलायन भी उसी में से एक मुद्दा है जो बीजेपी अब सीधे चुनाव के वक्त सामने ला रही है और याद दिला रही है लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अभी कैराना में मौजूद हैं और ये कैराना का वो मार्केट है जहाँ पे आज खुद गृह मंत्री आके उन परिवार से मिलेंगे जो 2014 में यहाँ से पलायन करके गए थे। और बीजेपी का ये कहना है कि योगी सरकार आने के बाद उन लोगों को वापस कैराना में लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अब बेहतर हो गया है भाजपा सरकार आने पे। और ये मुद्दा आज कहीं ना कहीं यूपी चुनाव सामने है, उसको लेके ये मुद्दा बीजेपी ने फिर से सामने लाया है और खुद गृह मंत्री आएंगे उन लोगों से मिलने। हमने बातचीत भी की कुछ परिवारों से, उनका भी ये मानना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था वो कहीं ना कहीं 2017 के बाद बदला है। और जब हमने लोगों से पूछा कि क्या पलायन मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में, तो उनका ये कहना था कि अगर सत्ता बदली तो जरूर ये एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उनके बारे में उनको चिंता है। लेकिन अगर सत्ता ना बदलती है तो पलायन मुद्दा नहीं है। तो ये माहौल है कैराना में और कुछ ही देर में गृह मंत्री खुद यहाँ पे आएंगे। पीछे यहाँ पे शादू स्वीट्स है जहाँ पे आके वो उन परिवारों से मिलेंगे। राकेश गर्ग जी का ये वो दुकान है जहाँ पे वो आएंगे और जो सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं टाइट हो चुकी है। बिल्कुल, तो इस लिहाज से सुरक्षा भी वहां पर रखी गई है क्योंकि खुद परिवार से मिलने आने वाले हैं थोड़ी ही देर में, जैसा हमें सहयोगी श्रेया बता रही हैं। लेकिन श्रेया, जैसा आप कह रही हैं कि चुनाव के वक्त इसका असर पड़ेगा और शायद इसीलिए, क्योंकि ये माना जाता है कि यूपी की सत्ता तक वही पहुंचता है जो पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, और वही पकड़ मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की हो रही है।
बिल्कुल, देखिए पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस बार हम फिर देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं पुराना मुद्दा है। 2017 के टाइम पे भी हमने देखा था, बीजेपी ने ये मुद्दा उछाला था जो हिंदू पलायन का है, और फिर से इस मुद्दे को सामने रखा जा रहा है क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन लोगों से बातचीत करने पे जो साफ तस्वीर आ रही है, उनका भी ये कहना है कि सत्ता ना बदलती है तो ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर उनका ये मानना है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर का हालत सही है। जितने भी लोगों से हम यहाँ पे बात किए उनका ये कहना है। तो आगे हमें देखने की इंतजार करनी पड़ेगी क्या कैराना की जनता इस मुद्दे पे इस बार अलग फैसला देती है, क्योंकि पिछले बार जब ये मुद्दा उठाया गया था उसके बावजूद भी नाहिद हसन जीते थे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, अमित शाह के कैराना दौरे को लेकर निर्दलीय नामांकन पर्चा भरने वाले नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आज तक संवाददाता श्रेया, अभी हम जिनसे बात कर रहे थे, उनसे ही उन्होंने खास बातचीत की। आपको वो सुनवाते हैं। अभी हम बात करने के लिए मौजूद हैं नाहिद हसन की बहन इकरा हसन के साथ, जिन्होंने अपनी तरफ से भी एक कैंडिडेचर फॉर्म कल फाइल किया है। आइए पूछते हैं उनसे कि इनका क्या कहना है। बीजेपी जो एक प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं बना रही है हिंदू मुस्लिम पलायन के लिए कैराना में, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये भाजपा का दावा है और सिर्फ उन्हीं का ही दावा है, ना तो ग्राउंड पे पलायन है, ना हमारे लिए पलायन कोई मुद्दा है, ना कैराना की जनता के लिए। तो ये सिर्फ एक बेबुनियाद इनका प्रोपेगेंडा है जिसको इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया था और तब भी कामयाब नहीं रहे थे, और उसी को भुनाने के लिए अमित शाह जी दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं। और इससे बीजेपी की बौखलाहट जाहिर होती है कि उन्हें अपने गृह मंत्री को डोर टू डोर यहाँ कैंपेन कराना पड़ रहा है उस सीट पे जहाँ के कैंडिडेट को ही इन्होंने चुनाव से दूर कर दिया है। तो इन्हें साफ दिख रही है अपनी हार, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर वोटर्स की बात की जाए तो आपके घर से कुछ मीटर दूर पे आज गृह मंत्री मिलेंगे राकेश गर्ग से, जो कि एक मिठाई की दुकान के मालिक है, और उनका ये कहना है कि वो भाग के चले गए थे, मुद्दा ये पलायन का ही था। तो ऐसे में आप इसको कैसे टक्कर देंगे? इसका आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स के ऊपर भी इसका एक असर पड़ेगा? देखिए, इन्होंने जो सूची जारी की थी वो 300 परिवारों की थी जब 2017 में ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसमें से अब इनके पास टोकन के तौर पे 1-2 फैमिलीज हैं जो हर जगह से चले जाते हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसी के तहत वो भी गए होंगे। उन्हीं को लाके ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं जो पिछली बार योगी जी आए थे तब भी किया गया था, और अब आज शायद दोबारा उसको उठाया जाएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। तो ये परिवार झूठ कह रहे हैं? झूठ उनके लिए, मैंने जैसा आपको कहा, वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन पलायन जैसा इन्होंने दर्शाया है कि एक बहुत बड़ा समुदाय उठ के यहाँ से जा चुका है, वो बिल्कुल झूठ है। उधर आज समाजवादी पार्टी के आधिकारिक रूप से यह ऐलान कर दिया गया कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने आज फिर योगी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला, साथ ही उन्होंने यूपी से कई वादे भी किए। आज जब 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था उससे घबरा गई। उनके बहान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा, और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था, जो फैक्ट्रियां दिखानी थी तो अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी 2, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया।
तो शुक्रवार को कांग्रेस ने यूपी के लिए युवा घोषणा पत्र जारी किया था और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में बतौर सीएम उम्मीदवार खुद के आगे होने का संकेत दिया था। लेकिन आज जब प्रियंका से फिर यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गुस्से में ऐसा कह दिया था। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई हेजिट नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक। अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40%। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उनसे बात की आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। कि प्रियंका गांधी ने कल कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि सीएम फेस या फेस कौन है कांग्रेस का, तो उन्होंने कहा मैं खुद हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, उनको हक है, सबको हक है भाई। आप अपनी पार्टी चला रहे हैं, आप सीएम फेस या जो भी शीर्ष नेतृत्व का फेस आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप करिए, बशर्ते सबसे पहले उसके लिए सीएम बनने के लिए सबसे पहले सीटें निकालनी पड़ती हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? ग्राउंड लेवल की बात है, यूपी में ये कांग्रेस की स्थिति है इस समय, आपको क्या लगता है, क्या टक्कर बीजेपी सपा किसी से है? कांग्रेस की हरगिज नहीं। मुझे सबसे ज्यादा तो मुझे इस चीज पे आश्चर्य होता है कि वो जो ये लॉलीपॉप बांटते फिर रहे हैं, 35% महिलाओं को, 40% महिलाओं को टिकट देने की, साथ ही साथ आप अगर गोवा के प्रत्याशियों की लिस्ट देखें, जितना मुझे याद है शायद 2% महिलाओं को दी गई है या ऐसी कुछ है। बहुत ही इट्स अ वेरी सैड फिगर। बहुत कम महिलाओं को दी गई है। पंजाब में भी कोई ज्यादा महिलाओं को नहीं दी गई है। उत्तराखंड की अभी मैंने लिस्ट नहीं देखी है, पर जाहिर सी बात है 40% महिलाओं को नहीं दी गई है। तो ये लॉलीपॉप आप बस उत्तर प्रदेश में बांटते फिर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ आपकी कोई जमीन नहीं है, आपकी पूरी जमीन खिसक चुकी है, आपका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप बस एक सॉर्ट ऑफ टिकिंग द बॉक्स कि ये एजेंडा भी हमने अपना पूरा कर दिया है ना। इसके तहत बस और बस आप ये 40% टिकटें बांट रहे हैं। आपको पता है आपको सब पे हारना है, क्योंकि आप पूरी तरीके से यूपी में अपना पूरा ग्राउंड खो चुके हैं। रायबरेली से आप लड़ रही हैं और चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। काफी चर्चा इस बात की है, अगर इनकेस वो रायबरेली से उतरती हैं तो कंपटीशन बनती हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वो रायबरेली से उतरें, ताकि उनको पता चल जाए कि वो रायबरेली में और रायबरेली की जनता के बीच में कितनी क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी लोकप्रियता है और रादर नहीं है। वो सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएं, तो मैं तो ये बहुत मना रही हूँ कि एक बार वो रायबरेली से चुनाव खुद लड़के देख लें। आपकी पार्टी ये भी कह रही है कि प्रियंका गांधी लगातार गायब थी पिछले 4.5 साल से, मुझे लगता है 6-8 महीने में काफी एक्टिव हुई हैं, चाहे लखीमपुर कांड रहा हो, ग्राउंड पर दिखी हैं। आपको क्या लगता है जो कोर वोटर उत्तर प्रदेश का है, ना केवल रायबरेली का, क्या इससे उनसे कनेक्ट होगा या फिर बीजेपी के ही फेवर में? कैसे कनेक्ट होगा आप बताइए? जो व्यक्ति कभी नहीं आते जाते, जिनको ग्राउंड की कोई खबर ही नहीं है, जिनके ग्राउंड पे कोई बढ़िया कार्यकर्ता ही नहीं है जो उनको सही रिपोर्टिंग दें, चापलूसी का पूरा कल्चर है, जो एक संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं, मतलब फॉर एन ऑड 60 और 70 ऑड इयर्स देव रूल्ड द रूस्ट। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में आप एक संगठन नहीं बना पाए हैं कायदे का, तो कैसे उन पे विश्वास जता पाएगी उत्तर प्रदेश की जनता? सीधे आपको लिए चलते हैं अलीगढ़, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और 3 करोड़ से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना, यानी 9 करोड़ से अधिक लोगों को
हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा का कवर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ गरीबों को, जिसमें वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, 1000 रुपए की हर माह पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। और यही नहीं, सरकार आई थी, अंतर आप देख सकते हैं, फर्क साफ है। हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके, और भाइयों बहनों 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का हमारा पहला निर्णय था। यानी किसानों को समर्पित था, पशुपालकों को समर्पित था, बेटियों को समर्पित था। लेकिन समाजवादी पार्टी का पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस कर दिया। आप देख सकते हैं, फर्क साफ है। 5 साल हमारी सरकार को भी हुए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू हो जाता था, विकास कार्य ठप। उनकी सरकार में कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे, और हमारी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। कोई शिकायत नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में निवेश और रोजगार उपलब्ध करवाया गया, और 60 लाख एमएसएमई उद्यमियों को बैंकों के साथ जोड़ करके स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के रथ पर सवार हैं और पंजाब चुनाव में ईडी, भ्रष्टाचार, बेअदबी तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह किन मुद्दों को चुनाव में लेके जाएंगे? क्या अपने 4.5 साल का जो कार्यकाल है उस पर वोट मांगेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आज तक में आपका स्वागत है। इंडिया टुडे में भी आप लाइव हैं साथ में। कैप्टन साहब, ईडी की आज छापेमारी हुई है कुछ दिन पहले, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चन्नी साहब, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, करोड़ों रुपए उनके रिश्तेदारों के। पहली बात तो आपने पूछा था क्या मुद्दे लेके जाएंगे। मुद्दे लेके जाएंगे हम समझते हैं कि पंजाब की बेहतरी के लिए, फ्यूचर के लिए हम करना चाहते हैं। एक साइड निकल गया, एक टर्म निकल गई, अब नथिंग, कुछ भी नहीं ऐसे रहता स्टैटिक तौर पे, सब कुछ मूव करता है आगे को। और हमारी अभी एक मैनिफेस्टो, एक जॉइंट कॉमन प्रोग्राम बन रहा है बीजेपी का, हमारा और ढींसा साहब का, और वो बताएंगे पंजाब को कि हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है। ये तो है। जहां तक ये ईडी का मसला है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो मेरे पहले साल में मैंने देखा था कि यहाँ तो मैं फ्लाई कर रहा था सतलज के ऊपर से, और वहाँ ये खुदाई चल रही थी रेता की, और मैंने इंक्वायरी भी करवाई थी उसमें। अब ये जो रेता का मसला है, ये मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी पूछा एक दिन कि मैंने सुना कि बहुत यहाँ रेता का चल रहा है काम, तो मैंने कहा हाँ जी चल रहा है। तो what action are you taking against it? I said, what action do you want me to take? Because this will start from the top. ऊपर से शुरू होएगा, नीचे तक जाएगा। आप बता दो मुझे, जिसको एक्शन लेना मैं एक्शन ले लेता हूँ। ऐसी बातें हो रही हैं, तो वी नो दिस वाज गोइंग ऑन। एक माफिया है, माफिया इज वन इज जो लेट्स से ओरिजिनल माफिया चलता रहा है कितने सालों से, तो चलता है। कौन इन्वॉल्व है? आपकी पार्टी, आपकी सरकार के मंत्री भी उस वक्त जब आप उसमें है, मंत्री हैं। कौन? मुझे उन्होंने बोला कि आप बताओ कौन हुआ द पीपल इन्वॉल्व्ड। आई सेड यू से टेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी कैप्टन साहब? आप ये मैंने कहा, उसी दिन मैंने कहा एक बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि मेरी एक गलती मैं समझता हूं अपनी,
कि मैंने अपने किसी ये जो रेता का मसला है इस पे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये मैं गलती अपना मान सकता। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल हो, सुखबीर बादल हो, तमाम लोग चन्नी को कह रहे हैं कि वो माफिया बहुत बड़ा खनन माफिया वही है, कैसे हो सकता है? करोड़ों रुपए जो परिवार में मिल रहे हैं वो उन्हीं के पैसे हैं। आप उसको पूछो चन्नी को। सीधे आपको लिए चल रहे हैं कैराना, जहां पर अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, यानी लोगों के पास सीधे जा रहे हैं और जो मुद्दे कैराना आसपास के और जगहों के जो मुद्दे हैं वो सीधे जनता के पास पहुंचकर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं और जो पर्चे हैं वो खुद अपने हाथों से जनता के बीच बांटते हुए अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस आपको थोड़ी दिख नहीं रही होगी क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि भीड़ काफी उमड़ पड़ी जैसे ये जानकारी कि अमित शाह लोगों के बीच पहुंचेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अमित शाह इस वक्त आपको सीधी तस्वीरों में दिख रहे हैं कैराना से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पलायन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और जिसको हर मंच से बीजेपी का हर बड़ा नेता बताता नजर आ रहा है कि फिर से वही अगर स्थिति आप चाहते हैं तो सरकार बदलने का सोचिएगा। अगर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करना है तो बीजेपी की सरकार ही होनी चाहिए और यही बात योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग मंच से कह रहे हैं। जब भी मौका लग रहा है जेपी नड्डा, अमित शाह ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैलियों को इस वक्त इजाजत नहीं दी है, यानी आप बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हैं कोरोना के मद्देनजर, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त हो रहा है, लेकिन 5 लोगों की अनुमति इसमें दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि 5 लोग एक बार में जा पाएंगे, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो आप देखिए उमड़ पड़े हैं वहां। जैसे अमित शाह पहुंचे हैं डोर टू डोर, यानी घर से सबके घर जाकर सीधे संपर्क कर रहे हैं इस वक्त अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें कैराना की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के बीच पहुंचकर उनकी बातें सुन रहे हैं, किस तरीके का एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही है, क्या विकास हुए हैं, कैसे काम हुए हैं, वो आम जनता के पास पहुंचकर उन तक वो संदेश पहुंचाना। बाकायदा ये जो आप पर्ची देख रहे हैं, जो पर्चा बांट रहे हैं अमित शाह, उसमें अगर आप देखें तो उसमें सारी उपलब्धियां बताई गई हैं कि कौन कौन से काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं और आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश सरकार की क्या रहने वाली है, ये बातें आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देखिए ये भी है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी अपनी बातों को जनता तक उतने प्रबल तरीके से नहीं पहुंचा पाई और इसीलिए शायद बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बनी और उत्तर प्रदेश में भी बनी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपना प्रचार बखूबी नहीं कर पाई, अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई कि हमने क्या क्या काम किए थे। और इसीलिए अगर आप महसूस कर रहे होंगे इस बार अखिलेश यादव के एजेंडा बदला हुआ नजर आ रहा है। वो नारा जो एक टाइम पर बीजेपी दिया करती थी, विकास का नारा, अब विकास पर अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। श्रेया चैटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर ही मौजूद है, ग्राउंड मतलब यहीं पर कैराना में ही मौजूद है। श्रेया का रुख कर लेते हैं। श्रेया, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, देखिए ये कैराना का वो जगह है। इस मार्केट में अभी कुछ ही देर में गृह मंत्री खुद पहुंचेंगे। आप विजुअल्स देख सकते हैं कि कैसे लोग खड़े हैं गृह मंत्री के इंतजार में। वो अभी जो टीचर्स कॉलोनी है वहां पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पे जो मार्केट है वहां पहुंचेंगे। साधु स्वीट्स में वो मिलेंगे उन परिवारों से जो 2014 में पलायन करके कैराना से चले गए थे और यहाँ वो सारे परिवार मौजूद है। अब कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे। जो खबर आ रही है वो अभी फिलहाल कैराना में टीचर्स कॉलोनी में गृह संपर्क कर रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आएंगे। ये वही मार्केट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री के लिए। श्रेया, जरा ये बताइए, जैसी जानकारी थी चुनाव आयोग की तरफ से साफ ही कहा गया था कि 5 लोग शामिल हो सकते हैं जब डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। संख्या यहाँ ज्यादा लग रही है, क्या नियम में कोई बदलाव हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से? पहुंचने वाले हैं। देखिए नियमों का तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोविड के चलते जो रूल्स है वो कहीं ना कहीं फ्लाउट तो किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ है। और हालांकि पुलिस ने कोशिश जरूर की थी लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दूर करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाई। और फिलहाल ये जो एरिया भी है ये बहुत ही एक नैरो लेन है, तो
कोविड रूल्स तो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर कि पुलिस और प्रशासन ने कोशिश की थी लोगों को समझाने के लिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल पालन तो जरूर नहीं हो रहा है। लेकिन श्रेया, सवाल एक महत्वपूर्ण ये भी है, गृह मंत्री हैं देश के और भीड़ इतनी दिख रही है, ऐसे में सुरक्षा बनी रहे उस पर भी खास ध्यान रखा गया होगा। वो कैसे, उन मानदंडों को कैसे पूरा किया जा रहा है, क्योंकि काफी भीड़ दिख रही है आसपास? देखिए, आप अगर विजुअल्स देखें एक बार के लिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है वो पुलिस के सारे बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। बार बार हमने देखा कि गृह मंत्री के भी जो टीम के लोग हैं उन्होंने आके पूरा एरिया सैनिटाइज किया है, एक एक जो दुकान है वहाँ पे उन्होंने चेकिंग की है। तो सुरक्षा अगर हम करें तो उनकी प्रिपरेशन तो पहले से ही थी और सारे बड़े पुलिस अधिकारी फिलहाल अभी यहाँ पे मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि कैसे मीडिया को भी बैरिकेड करके एक दूरी पे रखा गया है ताकि वो एकदम गृह मंत्री के नजदीक ना पहुँच सके, और लोगों को कहीं ना कहीं और भी दूर रखा गया है। सिर्फ कुछ ही दुकानों में लोग अभी मौजूद है जिनसे गृह मंत्री संपर्क करेंगे। ठीक, श्रेया, आगे का और क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का? इसी तरह का प्रशासन देते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे उनकी जो कार्यक्रम है वो साधु स्वीट्स में राकेश गर्ग और जो अन्य टोटल 7 परिवार है उनसे वो मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे जाके धर्मशाला है, वहाँ पे वो अपनी बयान आगे रखेंगे। उसके बाद उनका एक शामली में जो अपने जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनसे उनकी एक बैठक है। उसके बाद वो मेरठ के लिए निकलेंगे। तो कुल आज उनकी 3 ऐसे कार्यक्रम है। पहले फिलहाल वो कैराना में ये गृह संपर्क खत्म करने के बाद यहाँ पे अपना बयान रखेंगे। बयान यानी संबोधित करेंगे, कौन होगा उस संबोधन में शामिल श्रेया? देखिए, इस संबोधन में जैसे मीडिया के लोग हैं, यहाँ पे जो भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उस धर्मशाला में तो सिर्फ मीडिया के लोग और जो कुछ भाजपा के कार्यकर्ता है वो मौजूद रहेंगे। तो घर घर पहुंच रहे हैं अमित शाह, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों के बीच पर्चे देते हुए खुद इस वक्त अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि लोगों के बीच होड़ मच चुकी है, क्योंकि ऐसे में जब गृह मंत्री देश का खुद उनके बीच पहुंचे तो समझिए आप कि लोगों को समझा पाना या वहां से हटा पाना भी थोड़ा मुश्किल है। लोग हर कोई वहां पहुंचकर उनको खुद अपनी आंखों से देख लेना चाहता है, फोटो खिंचवा लेना चाहता है। कुछ वैसी तस्वीरें इस वक्त उमड़ती हुई भी नजर आ रही है। तो आगे भी अमित शाह के कई कार्यक्रम में संबोधन भी उनको करना है और इसी के साथ साथ उनके जो कार्यक्रम उस पर भी हमारी नजर आएगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें कैराना से। अब श्रेया, बड़ा सवाल कैराना को लेकर, कैराना एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर बीजेपी की तरफ से सामने रखा जा रहा है। पलायन का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जा रहा है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या अमित शाह हो। जिसको जब मौका मिल रहा है, कैराना के पलायन पर जो बात हो रही है वो प्रमुख और प्रबल तरीके से रखी जा रही है। और आज एक अलग संदेश देने की कोशिश अमित शाह की, जब यहां डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो रही है। देखिए, ये जो डोर टू डोर कैंपेन है जहां पे आप कह रहे हैं कि पलायन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तौर पे सामने रखा जा रहा है, क्योंकि हमने बात भी की उन लोगों से, उन परिवार से जो कैराना में 2014 में पलायन करके वापस कैराना से चले गए थे और फिर वापस आए। उन सबका ये मानना है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार में वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए वो वापस आए हैं। और हमने जब लोगों से ये भी पूछा कि क्या ये मुद्दा इस बार का चुनावी मुद्दा है, तो उनका ये कहना है कि अगर सरकार नहीं बदलती है तो ये मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर सरकार बदलने की कोई भी पॉसिबिलिटी है तो ये चुनावी मुद्दा है। तो ये लोगों में भी एक कहीं ना कहीं माहौल है डर का। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि लोग 2014 की पलायन के मुद्दे को भूल चुके हैं। लेकिन ये तो आप बता रही हैं श्रेया कि उस मुद्दे को अभी जनता भूली नहीं है और शायद वो इसीलिए बड़ा मुद्दा बनाने की बीजेपी की भी कोशिश है, जहन में लोगों के पलायन का मुद्दा रहे और उसी जब वोट करने जाए तो ये मुद्दा भी उन लोगों के जहन में हो वोट करते समय। लेकिन आज इसी जगह से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करना अमित शाह का, ये क्या संदेश देता है? क्या बात अंदर बढ़ागे? देखिए, ये कहीं ना कहीं जब हम इन सारे परिवार से बात किए तो उनका ये कहना है कि उनको अच्छा लग रहा है कि खुद गृह मंत्री आके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इन सब की कहीं ना कहीं एक खुशी है। इस मार्केट में हमने जब लोगों से बात की वो सब खुश है कि गृह मंत्री आ रहे हैं, लेकिन क्या ये इससे आगे, इससे बढ़ के कैराना में चुनाव का मुद्दा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि हमने नाहिद हसन जो कि यहाँ ऑपोजिशन कैंडिडेट है, उनके बहन से भी हमने बात की है। उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो डर गई है, इसीलिए गृह मंत्री आके यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव दोनों तरफ से है, लेकिन इस मार्केट की अगर बात करें जहाँ पे गृह मंत्री खुद आएंगे तो लोग खुश है कि खुद गृह मंत्री जो इतने बड़े एक पोजीशन पे है वो आके लोगों से बात करेंगे, उनकी पीड़ा बांटेंगे। आप जैसा जिक्र कर रही थी 70 साल पुरानी वो साधु स्वीट जहां पर जाकर व्यापारियों से मुलाकात करनी है अमित शाह को, व्यापारियों की समस्याओं को सीधे वो सुनेंगे। श्रेया, आप अगर एक बार सवाल रिपीट करें। श्रेया, आज आप कह रही हैं जैसे देखिए साधु स्वीट जो कि 70 साल पुरानी एक दुकान जहां पर वो पहुंचने वाले हैं, व्यापारियों से मिलने वाले हैं। 2014 में बदमाशों ने जब रंगदारी मांगी थी तो दहशत इतना हो गया था कि वही अंबाला चले गए थे। आज उनसे मुलाकात होनी है, कुछ और व्यापारियों से मुलाकात होनी है, उनके घर भी जाने वाले अमित शाह। ये कितनी देर में कार्यक्रम होगा और सीधे उनसे बात करेंगे उनके एजेंडे पर अमित शाह? देखिए, ये जो पूरी कार्यक्रम है हम दो हिस्सों में बांटी है। ये जो गृह संपर्क है एक टीचर्स कॉलोनी में है और फिलहाल जहाँ पे अभी वो गृह संपर्क कर रहे हैं, ये गृह संपर्क खत्म करने के बाद वो ये साधु स्वीट्स जो दुकान है यहाँ पे आएंगे। इसी मिठाई की दुकान के अंदर वो सारे 7 परिवार के लोग मौजूद हैं जो 2014 में कैराना से पलायन करके चले गए थे और योगी की सरकार आने के बाद उनका कहना है कि वो वापस आए हैं कैराना में। तो ये कैराना का शेड्यूल है गृह मंत्री का। उनके बाद वो यहाँ पे संबोधित करेंगे मीडिया के जो लोग आए हुए हैं और उसके अलावा जो कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है। उनके बाद हम देखते हैं कि उनका एक होटल ऑर्किड शामली में एक प्रोग्राम है जहाँ पे वो बाकी बीजेपी डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यकर्ता है उनसे बैठक करेंगे। उसके बाद आगे वो मेरठ जाएंगे जहाँ पे और एक उनका शेड्यूल है। तो करीबन आज जब पूरे जो शाम तक उनका टाइट शेड्यूल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं आज पूरा दौरा है गृह मंत्री का। बिल्कुल, तो ये प्रमुख आप इस तरीके से इसको समझिए कि 8 नवंबर वो दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे, उन्होंने पलायन करने वाले कैराना व्यापारियों से मुलाकात की थी, उनसे बात की थी, पलायन मुद्दे को धार देने का काम वहां पर हुआ। वहीं चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। शुरुआत इसकी कैराना से ही लोगों से मिल रहे हैं, खासतौर पर उन व्यापारियों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपना व्यापार बंद करके वो अलग अलग जगहों पर चले गए थे। जब स्थितियां वापस योगी आदित्यनाथ के समय ठीक हुई, ये लोग वापस लौटे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचते हैं, व्यापारियों से मुलाकात करते हैं। अमित शाह जब पहुंच रहे हैं तो वो भी व्यापारियों से मिलने वाले हैं। तो ये कैंपेन जो है इसकी शुरुआत कैराना से होना अपने आप में कई मायने को यहां प्रदर्शित करती है। और सीधे तौर पर अमित शाह ये बात भी कहते हैं कि खून खौल जाता है जब वो घटनाओं के बारे में उन्होंने सुना कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पैदा होती हैं। लोग अपने घरों में ताले लगाकर, बोर्ड लगाकर कि मकान बिकाऊ है लिखकर लोग यहां से चले जा रहे थे। पलायन की स्थिति थी जिसको बड़ी मुश्किल के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक नियंत्रण स्थिति यहां पर बनाई और उसके बाद अब लोग यहां पर आकर फिर से अपना व्यापार चला रहे हैं, अपने घरों में लौट आए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी जनता के बीच में ही रखना चाहती है और इसीलिए अमित शाह आज पहुंचे हैं कैराना।